जय हिंद, जोहार दोस्तों। हम पढ़ेंगे संस्कृत नाटक का उद्भव और विकास। ये पीजी सेमेस्टर 2 में आता है, ठीक है। भारतीय साहित्य की समृद्ध परंपरा में संस्कृत नाटक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज, धर्म और दर्शन का सजीव प्रतिबिंब है। संस्कृत नाटक का उद्भव अत्यंत प्राचीन काल में हुआ और इसका विकास क्रमशः वैदिक परंपरा, नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों तथा महान नाटककारों की सृजनात्मक प्रतिभा के माध्यम से हुआ है। हम यहाँ भूमिका डाल के लिखेंगे, ठीक है। भूमिका डाल दीजिएगा। भारतीय नाट्य कला की जड़ें वैदिक युग तक जाती है, जहाँ आगे अनुष्ठान और सामूहिक क्रियाओं में अभिनय, संवाद और संगीत के तत्व विद्यमान थे। ऋग्वेद में संवादात्मक सूक्त और सामवेद में गेय परंपरा, गेय मतलब गीत जैसे गाने वाला जो होता है, परंपरा इस बात के संकेत देते हैं कि नाट्य का बीज वैदिक काल में ही अंकुरित हो चुका था। हम पढ़ेंगे संस्कृत नाटक का उद्भव। ऐसे ही पॉइंट डालिएगा आप। संस्कृत नाटक के सैद्धांतिक उद्भव का सबसे महत्वपूर्ण आधार है नाट्य शास्त्र। रचना का नाम है, जिसके रचयिता है भरत मुनि, को भारतीय नाट्य कला का मूल ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें नाटक की उत्पत्ति, संरचना, अभिनय जो हम लोग नाटक के समय करते हैं, नाटक का ही नाम है अभिनय करना, रस, भाव, संगीत, वेशभूषा और मंच व्यवस्था आदि का विस्तृत विवेचन मिलता है। भरत मुनि के अनुसार नाटक की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा पंचम वेद के रूप में की गई। भरत मुनि के अनुसार क्या है कि नाट्य शास्त्र जो है उसकी रचना ब्रह्मा ने किया है पंचम वेद के रूप में। आपको पता ही होगा कि 4 वेद जो है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सारे ब्रह्मा जी ने किए हैं। तो बोलिए भी ब्रह्मा जी ने ही किया, ठीक है, ताकि सभी वर्णों के लोग इसे समझ सके। आपको पता होगा कि वेदों को पढ़ने का जो शूद्र लोग को मना था पहले, अब तो पढ़ते, पहले मना था। तो बोलिए नाट्य शास्त्र जो है, जो ये सभी लोग पढ़ सकते हैं, समझ सके और इससे शिक्षा तथा मनोरंजन प्राप्त कर सके। यह कथन नाटक की लोकाभिमुखता और उसके सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट करता है। अब नाटक का विकास हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी कई चरणों में हुआ है। संस्कृत नाटक के विकास को समझने के लिए इसे विभिन्न चरणों में देखा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में नाटक का स्वरूप सरल और अनगढ़ था, जिसमें संवाद और अभिनय के प्राथमिक रूप मिलते हैं। इसके बाद शास्त्रीय काल आता है, जो संस्कृत नाटक का स्वर्ण युग माना जाता है। आपको पूछ देगा संस्कृत नाटक का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, कब माना है, तो उसको लिखना पड़ेगा संस्कृत शास्त्रीय कालों को, ठीक है। फटाफट सबको लाइक कर लीजिएगा वीडियो, जो भी देख रहे हैं, क्योंकि हमें आपकी एक लाइक से बहुत खुशी मिलती है। हमें कुछ नहीं मिलता, बस एक खुशी मिलता है कि नहीं, मेरा वीडियो कोई देखता है, पसंद करता है, हमें इससे और बेटर बनाना चाहिए, और कुछ नहीं होता। इस काल में नाटक ने अपनी पूर्ण संरचना, शैली और सौंदर्य को प्राप्त किया। इस युग के प्रमुख नाटककारों में भास का विशेष स्थान है। भास संस्कृत नाटक के प्रारंभिक महान नाटककार माने जाते हैं। उनके नाटकों में कथानक की सादगी और भावों की तीव्रता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए उनके नाटक स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास में प्रेम और राजनीति का सुंदर समन्वय है। भास की विशेषता यह है कि
उन्होंने महाभारत और रामायण की कथाओं को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिससे उनके नाटक जीवंत और प्रभावशाली बन जाते हैं। संस्कृत नाटक का सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष कालिदास के नाटकों में दिखाई देता है। उनकी कीर्ति संस्कृत नाटक की सर्वोत्तम रचना मानी जाती है। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के माध्यम से प्रकृति प्रेम और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत कोमल और सुंदर चित्रण किया गया है। कालिदास की भाषा शैली और भाव संवेदना इतनी प्रभावशाली है कि यह नाटक विश्व साहित्य में भी अत्यधिक प्रशंसित हुआ। उदाहरण के लिए शकुंतला का विरह और दुष्यंत का पश्चाताप पाठक के मन में गहरी करुणा और संवेदना उत्पन्न करता है। ये शकुंतला और जो दुष्यंत है ना, ये महाभारत के पात्र हैं। इसी प्रकार शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम संस्कृत नाटक में अथार्थवादी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें केवल राजाओं और देवताओं की कथा नहीं, बल्कि सामान्य जन जीवन का चित्रण मिलता है। चारुदत्त और वसंत सेना की कथा के माध्यम से सामाजिक विषमताओं, प्रेम और मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है। यह नाटक इस बात का उदाहरण है कि संस्कृत नाटक केवल आदर्शवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें अर्थार्थ का भी समावेश था। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस एक राजनीतिक नाटक है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति और सत्ता संघर्ष का चित्रण है। यह नाटक दर्शाता है कि संस्कृत नाटक केवल प्रेम और भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक और राज्य व्यवस्था जैसे विषयों को भी समाहित करता है। उदाहरण के लिए चाणक्य की रणनीतियों और राक्षस को अपनी ओर मिलाने का प्रयास नाटक में बौद्धिकता और कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। भवभूति के नाटकों में करुण रस की प्रधानता मिलती है। उनका नाटक उत्तर रामचरित राम के जीवन के उत्तर काल का अत्यंत मार्मिक चित्रण करता है। इसमें राम और सीता के वियोग तथा उनके आंतरिक संघर्ष को इतनी संवेदनशील से प्रस्तुत किया गया है कि यह नाटक पाठक को गहराई से प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में सीता वन में अकेलापन और राम का राजधर्म और व्यक्तिगत जीवन के बीच संघर्ष अत्यंत करुण और प्रभावशाली है। संस्कृत नाटक की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका रस सिद्धांत है। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का मुख्य उद्देश्य रस निष्पत्ति है, अर्थात रस निष्पत्ति का अर्थ बता रहा है, ठीक है। अर्थात दर्शक के मन में भावों की अनुभूति उत्पन्न करना। यदि हम लोग देखिए नाटक जब देखते हैं, यदि करुण रस से भरा हुआ नाटक है, तो हम लोग के अंदर भी करुण भाव उत्पन्न होता है कि कोई हीरो जो नायक होता है उसको यदि दुख पहुंचे तो हमें भी दुख होता है। यदि वो हंस रहा है तो हमें भी हंसी आती है। तो यही रस निष्पत्ति है, ठीक है, उत्पन्न करना। श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य आदि रस नाटक के माध्यम से प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शकुंतलम में श्रृंगार और करुण रस, मुद्रा राक्षस में वीर और अद्भुत रस,
तथा उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता देखने को मिलती है। संस्कृत नाटक की संरचना भी अत्यंत व्यवस्थित होती है। इसमें 5 से 10 अंकों का विभाजन होता है और प्रत्येक अंक में कथा का क्रमिक विकास होता है। नाटक में सूत्रधार का विशेष स्थान होता है, जो मंच पर आकर नाटक का परिचय देता है। सूत्रधार जो नाटक रचना करता है, ठीक है। तो फिर जो प्रमुख होता है वही ना बताता है कि ये पात्र, ये इसका नाम, ये पात्र का नाम ये होगा, इसका ये कार्य है। का परिचय देता है और दर्शकों को कथा से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत नाटक में नायक नायिका विषक आदि पात्रों की निश्चित भूमिकाएं होती है। जैसे मृच्छकटिकम में, कालिदास का बुक है मृच्छकटिकम ग्रंथ है, में विदूषक का चरित्र। संस्कृत नाटक का विकास केवल शास्त्रीय काल तक सीमित नहीं रहा, मध्य काल में भी इसका प्रभाव बना रहा। यद्यपि नई संरचनाओं की संख्या कम हो गई, इस काल में क्षेत्रीय भाषाओं में नाट्य परंपरा विकसित होने लगी, जो संस्कृत नाटक से प्रभावित थी। आधुनिक काल में संस्कृत नाटक का पुनर्जागरण हुआ और इसे नए रूपों में प्रस्तुत किया जाने लगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत नाटक भारतीय साहित्य की एक अत्यंत समृद्ध और विकसित विद्या है, जिसका उद्भव वैदिक परंपरा में हुआ और जिसका उत्कर्ष शास्त्रीय काल में हुआ। यह नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पक्षों, प्रेम, धर्म, राजनीति, समाज और दर्शन का गहन चित्रण करता है। संस्कृत नाटक की यह परंपरा आज भी जीवित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और भारतीय रंगमंच तथा साहित्य को निरंतर प्रेरणा देती रहती है। धन्यवाद।